हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर NTA UGC नेट JRF पेपर 1 की तैयारी करते हैं और हमारी जो सेकेंड यूनिट है पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड हम वो कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 13 है, हम बात करेंगे कि आर्टिकल क्या है, वर्कशॉप क्या है, सेमिनार क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है, सिंपोजियम क्या है, कॉलिक्यूम क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड हम आज अपनी अंडरस्टैंडिंग और समझ को और क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लर्न इको मैजिक के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, उस पर हमने इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स अपलोड कर दी हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर ये आपको बुक मिल जाएंगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, अगर आप UGC नेट JRF पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डेली क्विजेज और MCQs पेपर 1 से रिलेटेड अपलोड करते हैं। आप उसको प्रैक्टिस करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर सकते हैं और उससे रिलेटेड हम PDF और अदर नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, वो चाहे UGC नेट JRF एग्ज़ाम से रिलेटेड हों या असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हों या PGT या PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हों। इसके अलावा जो हमारा इंस्टा का अकाउंट है लर्न इको मैजिक के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। हम यहाँ पर नोटिफिकेशंस, डेली मोटिवेशनल कोट्स, फन फैक्ट और शॉर्ट नोट्स पोस्ट करते हैं, जो आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो गाइज एक बार हम देख लेते हैं रफली कि हमारा जो सिलेबस था रिसर्च एप्टीट्यूड का NTA UGC नेट JRF के लिए, वो क्या था। जैसे इसमें रिसर्च की मीनिंग क्या होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होती है रिसर्च की, और मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। तो इन डिटेल हम इसके अलावा भी जितने सब टाइप्स होते हैं या सब मेथड्स हैं रिसर्च के, तो उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी है इसमें, थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग है, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रिफरेंसिंग क्या होता है ये भी है, और एप्लीकेशन ऑफ ICT कैसे करते हैं रिसर्च में, रिसर्च एथिक्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। बस कुछ लास्ट टॉपिक रह गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने किस तरह से रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी यूनिट को लेक्चर वाइज कवर किया है। जैसे 2 फरवरी से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था और 2 फरवरी से लेकर के आज 14 फरवरी हो गई है, और ये हमारा लगातार 14वां लेक्चर होगा। सॉरी, ये लगातार हमारा 13वां लेक्चर होगा। और 13वें लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसा कि आप शुरू में ही मैंने बताया, कि आर्टिकल क्या होता है और सेमिनार क्या है, वर्कशॉप वगैरह क्या है। तो आप इसको ये जो टॉपिक्स की डिटेल्स दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रेफरेंस रख लीजिए। आप टॉपिक वाइज जा करके हमारा लेक्चर देख सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियोज़ का। तो आप जा करके उनको देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है। जैसे कि हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आर्टिकल से, कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ होती है आर्टिकल, किस बला का नाम है। तो जो आर्टिकल रहता है हमारा, ये एक ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड पेपर रहता है, या एक जो भी हमारी रिसर्च रहती है वो ओरिजिनल रिसर्च रहती है। और एक तरह की ये ऐसी रिसर्च होती है जो वेरी करती है टॉपिक वाइज, फील्ड वाइज। जैसे कि हमारा टॉपिक कुछ भी हो सकता है, उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चनर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड या कौन सा जो तरीका है वो अपना रहे हैं रिसर्च करने के लिए। ये फील्ड और टॉपिक पे डिपेंड करता है, अलग अलग उसके ऊपर मैटर करता है। और जिसमें जो ऑथर्स होते हैं इसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, जो डेटा कलेक्ट होता है वो रॉ डेटा होता है, एकदम ओरिजिनल डेटा होता है, और उस डेटा के ऊपर वो स्टडी करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो ओरिजिनल स्टडी के ऊपर बेस रहते हैं। और जब रिसर्चर उस डेटा को एनालाइज करता है और उसका इंटरप्रिटेशन करता है, तो वो हमारा रिसर्च पेपर बन जाता है। तो रिसर्च पेपर विल बी बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डाटा, जो भी कलेक्ट किया हो ऑथर ने। तो जो ऑथर रॉ डेटा कलेक्ट करता है उसके ऊपर जब ओरिजिनल स्टडी करता है तो उसका इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस कर देता है। अच्छा, इसके कई सारे प्रोसेसेस होते हैं आर्टिकल्स के, जैसे रिसर्च के प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए या स्टेप डिस्कस किए। तो आर्टिकल राइटिंग में कई सारे प्रोसेसेस को अपनाया जाता है या फॉलो किया जाता है।
तो हम देख लेते हैं उसके कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, और इसको इन डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है या इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है और इसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं बाय नेम। तो पहला जो हमारा स्टेप है आर्टिकल राइटिंग में, वो है कंडक्टिंग रिसर्च। देन उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, देन उसके बाद जर्नल सिलेक्शन, देन उसके बाद जर्नल सबमिशन, देन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रैकिंग, फिर उसके बाद पीयर रिव्यू, देन मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्शन, और फिर उसके बाद पोस्ट पब्लिकेशन। तो ये कुल मिलाकर 8 स्टेप होते हैं आर्टिकल राइटिंग में, जिनको हम फॉलो करते हैं। अगर आपको इसमें से कोई स्टेप समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैंने व्हाट्सएप नंबर शुरू में दिया हुआ है, आप उस पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टर्म क्या दर्शाता है या क्या दिखाता है। अब अगर हम बात करें रिसर्च, एक तरह से एक रिव्यू आर्टिकल भी होता है या एक रिव्यू पेपर होता है। एक तो हमारा रिसर्च आर्टिकल हो गया, एक रिव्यू आर्टिकल होता है जो फाइंडिंग्स को, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर की फाइंडिंग्स होती हैं उसको समराइज करता है या उसके बारे में बताता है। और रिसर्च आर्टिकल्स या रिसर्च जो रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू रीडर्स कैन डेवलप एन आइडिया अबाउट द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन ए टॉपिक विदाउट हैविंग टू रीड ऑल द पब्लिश्ड वर्क इन द फील्ड। तो जितने भी पब्लिश्ड वर्क होते हैं उनको पढ़ने के बजाय, या उनका पूरा पूरा सारे पब्लिक वर्क्स जितने भी पब्लिश्ड वर्क्स होते हैं उनको पढ़ने के बजाय जो रिसर्चर रहता है वो सिर्फ एक आइडिया डेवलप करता है, और उस आइडिया डेवलप करने के बाद उसको समराइज कर देता है, बता देता है रिव्यू आर्टिकल में। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है रिव्यू आर्टिकल। तो एक बेसिक आइडिया डेवलप करते हैं रीडर्स या रिसर्चर्स किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर, और ज़रूरी नहीं है कि उस टॉपिक के ऊपर जितने भी पब्लिश्ड वर्क हैं, जितना भी काम हो चुका है उस फील्ड में, उनको पढ़ा जाए या उनको समझा जाए। तो बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उसके ऊपर जो भी फाइंडिंग्स होती हैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर की, उसको समराइज कर देता है। और इसी वजह से कहते हैं कि ओरिजिनल, इट डज नॉट रिपोर्ट ओरिजिनल रिसर्च, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग नॉलेज की फाइंडिंग को ही समराइज करते हैं, तो इस वजह से ये ओरिजिनल रिसर्च रिपोर्ट नहीं रहती है। और जो रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं दे जनरली समराइज द एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन ए टॉपिक इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द करेंट स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक या ऑन द टॉपिक। तो जो भी टॉपिक रहता है उसके ऊपर जितनी भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर होती है, या जो भी उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या उस टॉपिक का जितना भी होता है उसमें उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ट्राई करते हैं कि उसको पढ़ा जा सके, समझा जा सके कि करेंट स्टेटस क्या है उस टॉपिक की, या वो टॉपिक क्या है वो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है। तो जितने भी रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं हम एक तरह से उसके एग्जिस्टिंग लिटरेचर को समराइज कर देते हैं, और समराइज इस वे में करते हैं कि उस टॉपिक की एक हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि उस टॉपिक की करंट स्टेट क्या है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मैटर है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये होता है रिसर्च रिव्यू आर्टिकल। अगर हम रिव्यू आर्टिकल्स के टाइप्स की बात करें तो रिव्यू आर्टिकल्स बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। पहला रिव्यू आर्टिकल का टाइप है नरेटिव रिव्यू। इट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन ए टॉपिक बेस्ड ऑन ऑल द पब्लिश्ड रिसर्च अवेलेबल ऑन द टॉपिक। तो ये एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सप्लेन करता है, किसी टॉपिक की एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सप्लेन करता है, और किस पर बेस्ड होते हैं जितने भी अवेलेबल रिसर्च पेपर्स रहते हैं, या रिसर्च वर्क जितना अवेलेबल रहता है पहले से, या जो भी वर्क पब्लिश हो चुका होता है, तो उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग को बताता है या नरेट करता है या एक्सप्लेन करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को। तो जो भी हमारा पब्लिश्ड रिसर्च होगा किसी टॉपिक के ऊपर अवेलेबल रहेगा, तो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है उसको एक्सप्लेन करेगा हमारा नरेटिव रिव्यू। अगर हम बात करें सिस्टमेटिक रिव्यू की, तो जो सिस्टमेटिक रिव्यू होता है इट सर्चेस फॉर द आंसर टू ए पार्टिकुलर क्वेश्चन इन द एग्जिस्टिंग साइंटिफिक लिटरेचर ऑन ए टॉपिक। तो जो हमारा सिस्टमेटिक रिव्यू रहता है, या रिव्यू आर्टिकल का जो सेकेंड टाइप है सिस्टमेटिक रिव्यू, ये सर्च करता है या खोजता है कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। इट सर्चेस फॉर द आंसर टू ए पार्टिकुलर क्वेश्चन। कोई भी पार्टिकुलर क्वेश्चन है अगर किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसका आंसर खोजने की कोशिश करता है। तो इस वजह से इसको हम सिस्टमेटिक रिव्यू कहते हैं। और एक होता है मेटा एनालिसिस। तो मेटा एनालिसिस इट कंपेयर्स एंड कंबाइंस द फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियसली पब्लिश्ड स्टडीज यूजुअली
टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंटरवेंशन और मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये जितनी भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं प्रीवियसली पहले से पब्लिश, तो उनको कंपेयर करता है, कंबाइन करता है। और क्यों करता है कंबाइन? ताकि वो एक्सेस कर सके कि उस इंटरवेंशन की क्या इफेक्टिवनेस है, या जो भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, वो कारगर है या नहीं है, या जो भी रिसर्च वर्क किया गया है या जिन क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है, तो उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के बाद जो आंसर्स फाइंड आउट किए गए हैं वो कितने कारगर हैं, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ हमें ले चलते हैं या नहीं। तो ये इस तरह से हमारा आर्टिकल ख़त्म हो गया। आर्टिकल हमने देखा कि दो तरह का होता है, एक रिसर्च आर्टिकल होता है और एक रिव्यू आर्टिकल होता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल वर्सेस थेसिस, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम थेसिस में भी रिसर्च करते हैं और आर्टिकल में भी रिसर्च करते हैं। तो थेसिस और आर्टिकल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि थेसिस भी हमारी ओरिजिनल वर्क पे बेस्ड होती है और आर्टिकल भी हमारा ओरिजिनल रिसर्च पे बेस्ड होता है। तो हम देख लेते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस क्या है आर्टिकल और थेसिस में। तो हम कुछ बेसिस पे देखेंगे जिनके ऊपर जिन बेस के ऊपर ये डिफरेंस क्रिएट किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है आर्टिकल और थेसिस राइटिंग के ऊपर। तो हम पर्पस के बेस पे देख लेते हैं कि अगर जो पर्पस के लिहाज से देखें या पर्पस की ऐनक से अगर हम देखें, तो आर्टिकल और थेसिस में डिफरेंस ये होता है कि द पर्पस इज एडवांसमेंट टू एनहेंस क्रेडिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड। तो जो आर्टिकल में हम क्रेडिबिलिटी और कंट्रीब्यूशन के एडवांसमेंट के लिए आर्टिकल लिखते हैं, और जो हमारा आर्टिकल का पर्पस होता है वो ये रहता है कि हम क्रेडिबिलिटी और कंट्रीब्यूशन का, यानी कि किसी फील्ड में, जिस भी फील्ड में हम आर्टिकल लिख रहे होंगे उस फील्ड में कंट्रीब्यूशन का एनहांसमेंट कर सकें और क्रेडिबिलिटी का एनहांसमेंट कर सकें। जबकि थेसिस में द पर्पस इज एजुकेशन एट इट शोज हाउ मच ए पर्सन नोज। तो इसका पर्पस ये रहता है कि कोई इंसान कितना जानता है, उसके पास कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। जबकि आर्टिकल में जो भी फील्ड रहती है उस फील्ड में हम कंट्रीब्यूशन को या क्रेडिबिलिटी को एडवांस करते हैं, उसके एडवांसमेंट को और एनहेंस करने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारी ऑडियंस की बात करें कि ऑडियंस कौन सी होती है आर्टिकल में, तो आर्टिकल में जो ऑडियंस होती है, हेयर पर्सन में लुक अप टू बिकम ए साइंटिस्ट और फर्दर रिसर्चर। तो इसमें कोई भी पर्सन हो सकता है कि वो साइंटिस्ट बनने की कोशिश करे या फर्दर आगे और रिसर्चर बनने की कोशिश करे। जबकि जो स्थितित रहती है हमारी एजुकेशनल कमेटी एंड प्रोफेसर्स टू डिसाइड वेदर ए पर्सन इज़ वर्दी ऑफ डिग्री और नॉट। तो इसमें जो हमारा आर्टिकल लिखने वाला इंसान होता है वो आर्टिकल लिख के साइंटिस्ट बनने की कोशिश करता है और बड़ा रिसर्चर बनने की कोशिश करता है। जबकि जो हमारी थीसिस रहती है उसको लिखने के बाद एक एजुकेशनल कमेटी रहती है, प्रोफेसर्स की कमेटी होती है वो, या टीचर्स की कमेटी हो सकती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन किसी डिग्री को पाने के योग्य है या नहीं है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स पे बात किया था कि जो थीसिस होती है वो पीएचडी की डिग्री के लिए लिखी जाती है इन इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम में और इंडिया में जो थीसिस लिखी जाती है वो पीएचडी डिग्री हासिल करने के लिए लिखी जाती है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि अमेरिका में जो थीसिस लिखी जाती है वो एमफिल की डिग्री के लिए लिखी जाती है, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी के लिए। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो ऑडियंस रहती है थीसिस राइटिंग में, तो उसमें एक एजुकेशनल कमेटी होती है और वो जो एजुकेशनल कमेटी रहती है प्रोफेसर्स की, वो चेक करती है, डिसाइड करती है कि कोई पर्सन है उसको डिग्री दी जाए कि ना दी जाए, उसको पीएचडी की डिग्री अवार्ड की जाए या ना की जाए, उसने जो एमफिल किया है और एमफिल के लिए जो थीसिस सबमिट की है तो वो वर्दी है कि नहीं, वो उस लायक है कि नहीं। और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है आर्टिकल में वो लगभग 150 से 200 वर्ड्स के बीच में होता है, या एक तरह से शॉर्ट रहता है। और जो थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट होता है वो लगभग 500 वर्ड्स तक हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता है। और आर्टिकल में जो एब्स्ट्रैक्ट होता है थोड़ा सा शॉर्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं बेसिकली कि जब कोई आर्टिकल हम लिखने लगे या कोई थीसिस लिखने लगे तो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि उस आर्टिकल में हम क्या क्या करने वाले हैं, या उस आर्टिकल का जिस्ट क्या होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, बस। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है जो 150 से 250 वर्ड्स के पर बेस्ड रहता है आर्टिकल में, जबकि 500 वर्ड्स तक होता है थीसिस में। और कंपेरेटिवली थीसिस का बड़ा होता है आर्टिकल से। और अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन,
तो जो भी इंट्रोडक्शन होता है आर्टिकल का, वो भी आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी 150 से 250 वर्ड पे बेस्ड होता है, जबकि इन डिटेल होता है थेसिस का इंट्रोडक्शन। और थेसिस का इंट्रोडक्शन तो वर्ड्स में खैर कह ही नहीं सकते, 1000-2000 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 1500 वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो इट्स नॉट लिमिटेड। अगर हम बात करें लेंथ की कि आर्टिकल कितना बड़ा होता है, तो जो आर्टिकल होता है इट इज शॉर्टर बिटवीन 3 to 6,000 वर्ड। इसमें 3 से 6,000 वर्ड्स के बीच में हमारा आर्टिकल खत्म हो जाता है। एंड बेटर टू अवॉइड कॉपीइंग, री राइटिंग और पैराफ्रेजिंग। तो इसमें जो है अच्छा समझा जाता है अगर आप कोई चीज़ कॉपी ना करें या री राइट ना करें या पैराफ्रेजिंग ना करें। जबकि इसमें जो थेसिस हमारी रहती है ये काफ़ी बड़ी होती है, 50 पेजेस पे भी बेस्ड हो सकती है, 100 पेजेस पे भी बेस्ड हो सकती है, और 2000 वर्ड्स के या 20,000 वर्ड्स के आसपास ये थेसिस लिखी जाती है। ये इंडिया में तो खैर 300-400 पेजेस पर भी थेसिस लिखी जाती है। तो ये हमारी थेसिस और आर्टिकल राइटिंग की अगर हम लेंथ की बात करें, तो थेसिस जो हमारी होती है वो जनरली लॉन्गर होती है, और जो हमारा आर्टिकल रहता है वो शॉर्टर रहता है। अगर हम मटेरियल और मेथड की बात करें तो इसमें कंट्रोल्ड प्रेजेंटेशन होता है, और जो थेसिस का प्रेजेंटेशन होता है मटेरियल और मेथड का, वो एक्सटेंसिव रहता है काफ़ी। अगर हम डिस्कशन की बात करें, डिस्कशन जो भी होता है हमारा क्लियर और कंसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट होता है, यानी जो भी हम रिजल्ट्स या जो भी आउटकम लेकर के आएंगे आर्टिकल में, आर्टिकल का जितना भी प्रेजेंटेशन रहेगा वो क्लियर रहेगा, कंसाइज रहेगा, बिल्कुल शुद्ध, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, एकदम क्लियर कट पिक्चर साफ साफ नजर आएगी जो भी हम कहना चाहेंगे। लेकिन जो हमारा थेसिस होती है उसमें जब डिस्कशन करते हैं तो हम इन डिटेल इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट का, कि हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की हैं, उसका क्या आउटकम निकला है, उसके क्या असरात होंगे, और तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उसका इन डिटेल इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर हम रेफरेंसेस की बात करें कि आर्टिकल में रेफरेंसेस कितने होते हैं, तो आर्टिकल में जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं वो कुछ सिलेक्टिव लिस्ट होती है, और जबकि इसमें एक्सॉस्टिव लिस्ट होती है, इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, जितनी भी चीज़ों का सहारा लिया गया होता है इन डिटेल उसका एक तरह से रेफरेंस लिस्ट दी जाती है। और अपेंडिसेस इसमें जो होती है वो इंक्लूजन ऑप्शनल होता है। अगर कोई आर्टिकल राइटर है, अगर आर्टिकल लिखने वाला है, वो चाहे तो अपेंडिसेस दे सकता है, जबकि जो थेसिस होती है उसमें अपेंडिसेस का इंक्लूजन मैंडेटरी होता है, यानी ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। मैंडेटरी मीन्स जैसा आप सब जानते हैं कि ज़रूरी होता है, तो जो इंक्लूजन होता है आर्टिकल में अपेंडिसेस का वो मैंडेटरी रहता है, सॉरी आर्टिकल में ऑप्शनल रहता है और थेसिस में मैंडेटरी रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल और थेसिस में। आई होप आप समझ गए होंगे और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई होगी आपको। अब अगर हम बात करें कि मीटिंग क्या होती है, मीटिंग किसे कहते हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, आप बहुत बार सुन चुके होंगे और अच्छा समझते भी होंगे इसको। तो बस एक बार देख लेते हैं, लुक कर लेते हैं कि क्या है मीटिंग। तो ए मीटिंग इज एन असेंबली और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल, बी इट ए सिंपोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, और तो किसी भी चीज़ के लिए लोग आ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। और उस मीटिंग में जो भी होता है, टॉपिक रहता है, वो कॉमन रहता है, कॉमन मैसेज देना चाहते हैं, और जितने भी लोग इकट्ठा रहते हैं वो एक किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं, या एक एटलीस्ट किसी पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मीटिंग की। अब अगर हम बात करें कि सिंपोजियम क्या है, तो सिंपोजियम इट इज़ यूजुअली ए फॉर्मल मीटिंग एट विच स्पेशलिस्ट डिलीवर शॉर्ट एड्रेसेस ऑन ए टॉपिक और on related topics, then answer the questions relating to these topics। एंड जो सिंपोजियम रहता है इट इज स्पेशली वन इन विच द पार्टिसिपेंट्स फॉर्म एन ऑडियंस एंड मेक प्रेजेंटेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं कह सकते हैं सिंपोजियम के बारे में। एंड सिंपोजियम इज आल्सो डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक एज इन ए मैगजीन। तो आप इसको समझ गए होंगे कि जो हमारा सिंपोजियम रहता है इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो ऑडियंस को इकट्ठा करते हैं, और एक तरह से ये फॉर्मल मीटिंग होती है कुछ स्पेशलिस्ट्स की। और वो जो स्पेशलिस्ट रहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट एड्रेस करते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा एक प्रेजेंटेशन करते हैं। तो उन प्रेजेंटेशंस को
और किसी जो भी वो ऑडियंस लेके आते हैं या जो भी ऑडियंस रहती है उसके सामने उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपोजियम के लिए कोई ख़ास चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती है, बस जितने भी लोग होते हैं उसमें स्पेशलिस्ट रहते हैं और जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक ऑडियंस के सामने उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा बातचीत करते हैं, शॉर्ट एड्रेस करते हैं और एड्रेस करने के दौरान उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें कि कालिकुलम क्या है, तो कालिकुलम बेसिकली होता है, इट इज़ यूजुअली एन एकेडमिक मीटिंग at which specialists deliver address on a topic or on related topic and then answer the questions relating to these topic। तो सेम जैसे उसमें सिंपोजियम में था, तो इसमें भी कुछ एकेडमिक्स, ये भी एक एकेडमिक मीटिंग की तरह होती है जिसमें जो स्पेशलिस्ट रहते हैं किसी एक टॉपिक को एड्रेस करते हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स होते हैं उसको एड्रेस करते हैं और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो भी ऑडियंस रहती है वो एक टारगेटेड ऑडियंस होती है। भले ही एक वेल एजुकेटेड टू ए वेल एजुकेटेड, इसमें जो भी ऑडियंस रहती है वो वेल एजुकेटेड रहती है, भले ही स्पेशलाइज्ड ऑडियंस ना हो, लेकिन कॉलोक्वियम में जो ऑडियंस होती है वो एक वेल एजुकेटेड ऑडियंस होती है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें स्पेशलाइज्ड ऑडियंस हो, जबकि सिंपोजियम में ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑडियंस जो है वो वेल एजुकेटेड हो या ना हो या स्पेशलाइज्ड हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिंपोजियम और कॉलोक्वियम में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे स्पेशलिस्ट रहते हैं वो डिलीवर करते हैं लेक्चर या एड्रेस करते हैं किसी टॉपिक को या उस टॉपिक से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें कि वर्कशॉप क्या होता है या वर्कशॉप किसे कहते हैं, तो वर्कशॉप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है वर्कशॉप के बारे में कि वर्कशॉप क्या होती है या किस चीज़ को दर्शाया जाता है। तो इसमें जो रिसर्चर रहता है चीज़ों को करके सीखता है और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है वर्कशॉप में। तो कई बार अगर वर्कशॉप पे क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके वर्कशॉप का ऑप्शन लगा दीजिएगा अगर इसमें कुछ चीज़ें हों, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वर्कशॉप टेंस टू बी स्मॉलर एंड मोर इंटेंस देन सेमिनार। जो भी फॉर्मेट रहता है इट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स प्रैक्टिसिंग देयर न्यू स्किल्स ड्यूरिंग द इवेंट अंडर द वॉचफुल आई ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्कशॉप चल रही है और कोई एक इंस्ट्रक्टर होगा इनका जो इन्हें देख रहा होगा कि इनको जो काम सिखाया गया है वो काम ये लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो स्किल सेट इनको दिया गया है वो ये लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो वर्कशॉप में एक इंस्ट्रक्टर होता है जो पहले की कोई काम करके दिखा देता है, कोई स्किल सेट होती है उसका इंट्रोडक्शन करा देता है। देन उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स होते हैं या जितने भी जन होते हैं वो सारे लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखते हैं, उसको खुद सीखते हैं ताकि जो एक स्किल का डेवलपमेंट है वो हो जाए। तो वर्कशॉप बेसिकली स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए होती हैं, तो आप इसको याद रखें। और हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स टिपिकली इन्वॉल्व पार्टिसिपेटिंग डूइंग वर्क ऑन ए पार्टिकुलर इशू ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो इसमें जो भी काम होता है ज़्यादातर काम करने पर ही फोकस किया जाता है, जैसे कि आप पीपीटी का इस्तेमाल कैसे करें इसके ऊपर भी वर्कशॉप होती है। आप जो ई व्यूज़ या स्टेटा वगैरह ऐप्स हैं इनका यूज़ कैसे करें, इनका रिसर्च में किस तरह से इस्तेमाल करें, तो इसके ऊपर भी वर्कशॉप होती है क्योंकि आप इसमें करके देखते हैं। तो जो भी वर्कशॉप का जो एक कीवर्ड है आप उसको जहन में रखें, ये प्रैक्टिसिंग, स्टूडेंट्स इसमें प्रैक्टिस करते हैं। और जो दूसरा का कीवर्ड है डूइंग, इसमें कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो जो वर्कशॉप रहती है उसमें स्टूडेंट्स काम करते हैं किसी पार्टिकुलर इशू के ऊपर या किसी कोई भी जो प्रोग्राम रहता है उससे रिलेटेड जो भी काम या स्किल सेट सिखाया जाता है तो उसमें उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। और जो भी हमारा वर्कशॉप होता है दैट प्रोमाइस इज दैट व्हेन दे लीव
they will have at least a rough plan or tools in place to address the challenge. तो जब वो ख़त्म हो जाता है, वर्कशॉप ख़त्म हो जाती है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके पास हो उस काम को लेकर के या उस स्किल सेट को लेकर के, ताकि जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं उस काम करने के दौरान वो उससे निपट सकें और उससे वो फैमिलियर हो सकें। तो कोई भी स्किल सेट या कोई भी काम होता है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, करके देखते हैं, सीखते हैं खुद से, तो वो हमारी वर्कशॉप कहलाती है, जिसमें एक इंस्ट्रक्टर रहता है वो जो सब कुछ सिखाता है। अब अगर हम बात करें कि कॉन्फ्रेंस क्या होती है, तो कॉन्फ्रेंस आपने बहुत बार सुना होगा। तो कॉन्फ्रेंस इज़ अ मीटिंग ऑफ पीपल हु कॉन्फर अबाउट ए टॉपिक। इट इज़ ए मीटिंग वेयर पीपल कम फॉर डिस्कशन। तो कॉन्फ्रेंस में बेसिकली हम किसी टॉपिक के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए आते हैं, और इसमें हम डिस्कशन करते हैं, लोग इसमें डिस्कस करते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी इशू से रिलेटेड। इट फीचर्स की नोट्स एंड प्रेजेंटेशंस डिलीवर्ड टू ऑल अटेंडीज एज वेल एज मल्टीपल ब्रेकआउट सेशन। इसमें कई सारे की नोट्स और प्रेजेंटेशंस होते हैं जो सारे ही अटेंडीज़ को दिखाए जाते हैं, और इसमें कई सारे मल्टीपल कह सकते हैं कि ब्रेकआउट सेशंस होते हैं। और अटेंडीज एक्सपेक्ट टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो जो भी अटेंडीज होते हैं या जो भी रिसर्चर, जो भी लोग होते हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए होते हैं, देखने आए होते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर वो कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री के ट्रेंड से रिलेटेड है तो आप उसमें वो सोचते हैं कि हमें इंडस्ट्री का ट्रेंड पता चलेगा, या कौन कौन से डेवलपमेंट्स में हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो जो भी इंडस्ट्री होगी कॉन्फ्रेंस की या कॉन्फ्रेंस से में जिस भी टॉपिक पर बात किया जाएगा, तो जो अटेंडीज़ होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये कई तरह की हो सकती है, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, और पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, और एक पीस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। कह सकते हैं डिप्लोमेटिक मीटिंग टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। किसी झगड़े को ख़त्म करने के लिए भी एक पीस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। जैसे कई बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती होगी, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, या कई सारे क्रिकेटर्स करते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं जो स्पोर्ट्स खेल से रिलेटेड जितने भी गेम होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी प्लेयर्स रहते हैं वो कई बार कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। तो कॉन्फ्रेंस का बेसिक पर्पस यही रहता है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके और लोग उस चीज़ को डिस्कस करें। तो आपस में एक तरह से डिस्कशन चलता है चीज़ों को लेकर के कॉन्फ्रेंस में। और कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस होता है लोगों को कन्फर करना किसी टॉपिक के बारे में। अब अगर हम बात करें वेबिनार्स की या वेब कॉन्फ्रेंसेस की, तो वेबिनार्स और वेब कॉन्फ्रेंसेस का बहुत ज़्यादा चलन इन दिनों है। तो ये भी कॉन्फ्रेंस ही की तरह होते हैं, बस इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये होता है वेब कॉन्फ्रेंसेस का या वेबिनार का, कि इसमें जो भी वेबिनार्स रहते हैं इसमें प्रेजेंटेशंस इन्वॉल्व होती हैं किस तरह की, एक ऑडियो और वीडियो कंपोनेंट की। तो जो हमारे वेबिनार्स होते हैं इसमें हम ऑडियो और वीडियो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, ऑडियो और वीडियो का सहारा लिया जाता है। द ऑडियो पोर्शन ऑफ द इवेंट इज डिलीवर्ड वाया फोन और ओवर द इंटरनेट सो दैट पार्टिसिपेंट कैन लिसन वाया देयर कंप्यूटर स्पीकर्स या मोबाइल स्पीकर। तो जो भी ऑडियंस रहती है इसमें या जो भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर के स्पीकर से वो उस कॉन्फ्रेंस को सुन सकते हैं या वीडियो कंपोनेंट को देख सकते हैं। तो ये हमारा वेबिनार और वेब कॉन्फ्रेंस के बारे में इतना ही है। इसमें जो भी वीडियो रहती है, वीडियो पोर्शन ऑफ द इवेंट इज डिलीवर्ड वाया इंटरनेट गिविंग पार्टिसिपेंट टू प्रेजेंटेशन टू वॉच वाइल लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्टर। तो जो भी इंस्ट्रक्टर रहता है उसको सुनने के दौरान वो उनको एक तरह से वीडियो के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, या जो भी डिलीवरी होती है, जो भी कॉन्फर होती है किसी टॉपिक के बारे में, उसको वो सुनते हैं। तो वेबिनार्स और वेब कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट बस यही है। और जो सिर्फ कॉन्फ्रेंस और सिर्फ वेब की बात करें तो वेब में कोई प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व नहीं होती है ऑडियो या वीडियो के थ्रू, जबकि वेबिनार्स में या कॉन्फ्रेंसेज में ऑडियो और वीडियो के ज़रिए प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर हम बात करें कि सेमिनार क्या है, तो सेमिनार जो एक वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकला है सेमिनेरियम, जिसका मतलब होता है सीड प्लॉट, यानी कि किसी बीज को बोना।
तो जो सेमिनार वर्ड है इसको आप याद रखें कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, जो ये निकला है, इसका जो जन्म हुआ है, ये सेमिनेरियम वर्ड से हुआ है, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सीड प्लॉट। ये एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेमिनार वर्ड का मतलब क्या होता है या क्या चीज़ होती है सेमिनार। और जो सेमिनार रहता है ये एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन रहता है बाई वन और मोर एक्सपर्ट टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस रहती है जिसमें एक या दो से ज़्यादा लोग उसके किसी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन करते हैं। और इट इज़ कंडक्टेड ऑन रिकरिंग और रेगुलर बेसिस, मंथली और इवन वीकली। देयर इज़ एन इन्वाइटेड स्पीकर, जिसमें एक इन्वाइटेड स्पीकर रहता है, एंड ऑडियंस इज़ मच मोर टेक्निकली वर्स्ड और स्पेसिफिक इन नेचर। और जो भी ऑडियंस रहती है वो काफ़ी टेक्निकली वर्स्ड रहती है और स्पेसिफिक होती है नेचर में, यानी कि वो एक आम ऑडियंस नहीं होती है, वो उस टॉपिक से ही रिलेटेड ऑडियंस रहती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी ऑडियंस होती है सेमिनार की वो टेक्निकली वर्स्ड होती है और स्पेसिफिक रहती है नेचर में। द मोटिव बिहाइंड द सेमिनार सिस्टम इज़ टू फैमिलियराइज the students extensively with vital aspects of their study, and also to allow them to interact with the examples of practical problems that always occur during study or research। तो जो भी मोटिव रहता है इसका सेमिनार सिस्टम में, तो किसी सिस्टम से फैमिलराइज करने के लिए इसमें सेमिनार को किया जाता है या सेमिनार मुनक्किद किया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो जो सेमिनार्स होते हैं तो इनका किसी रिसर्च वर्क से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रैक्टिकल या जो भी चैलेंजेस आने वाले होते हैं तो उससे फैमिलराइज करने के लिए, ताकि उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके बाद में। और जो भी हमारे सेमिनार्स होते हैं दे फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन आइदर एट एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और ऑफर्ड बाय ए कॉमर्शियल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेमिनार्स किसी के भी ज़रिए कराए जा सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के ज़रिए भी कराए जा सकते हैं या कोई कॉमर्शियल या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी कराए जा सकते हैं। कई बार आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हुए होंगे सेमिनार, जिसमें कई बार आपकी यूनिवर्सिटी ने ही कराया होगा या कई बार डिपार्टमेंट ने कराया होगा या कई बार बाहर के लोग आए होंगे जिनको हम कॉमर्शियल या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो जो सेमिनार्स रहते हैं फोकस करते हैं सम पार्टिकुलर ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच एवरीवन प्रेजेंट इज रिक्वेस्टेड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो जो भी सेमिनार का फोकस होता है, तो जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है तो सबसे उम्मीद की जाती है कि वो सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और उसमें अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करें। तो कालिकुआ और सेमिनार बोथ हैपेंस इन एकेडमिक सेटिंग, दोनों ही एकेडमिक सेटिंग में होते हैं कालिकुआ और सेमिनार्स। और इसमें जो टेली सेमिनार्स की अगर हम बात करें कि टेली सेमिनार्स क्या होते हैं, तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो जो टेली सेमिनार्स होते हैं, तो जितने भी सेमिनार्स रहते हैं अगर उन सेमिनार्स को हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल या टेलीफोन पर करेंगे इंटरनेट के ज़रिए, तो हम उसको बोल देंगे कि वो टेली सेमिनार्स हैं या उनको टेली सेमिनार्स कहा जाता है। तो आई होप कि सेमिनार की एक अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी आपकी। अब अगर हम बात करें एक लास्ट टॉपिक की जो हमारा रह गया है इम्पैक्ट फैक्टर का, कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। तो जो इम्पैक्ट फैक्टर रहता है किसी जर्नल का होता है, तो द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ एन एकेडमिक जर्नल इज ए मेजर रिफ्लेक्टिंग द एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस टू रिसेंट आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द जर्नल। तो जो जर्नल होता है तो उस जर्नल में जितने भी रिसेंट आर्टिकल्स होते हैं उसमें कितना साइटेशन किया गया है या एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन क्या है, उसको उसका जो मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। सो द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ एन एकेडमिक जर्नल इज ए मेजर reflecting the average number of citations to recent articles published in the journal. It reflects the relative importance of a journal within its field। और जो भी impact factor होता है वो बताता है कि जिस फील्ड का भी वो जर्नल है वो उस फील्ड में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो रिलेटिवली कितना अहम है या कितना गैर अहम है। तो अगर हमें पता करना हो कि कोई जर्नल कितना अच्छा है या कितना उसकी वैल्यू है, तो आप उससे पूछ लीजिए कि उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। तो इम्पैक्ट फैक्टर से आपको पता चल जाएगा। और जो इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है, तो एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस को कहते हैं कि जो भी रिसेंट आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए हैं जर्नल में
उसमें एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस कितने हैं, तो जितने ज़्यादा साइटेशंस रहेंगे या एवरेज नंबर जितना ज़्यादा रहेगा उसको हम इम्पैक्ट फैक्टर बोलेंगे। द जर्नल्स विद हायर इम्पैक्ट फैक्टर्स आर डीम्ड टू बी मोर इम्पॉर्टेंट देन दोज विद लोअर वंस। अच्छा देखिए वही बात आ गई कि जितने भी जर्नल्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस होंगे उतना अच्छा वो जर्नल माना जाएगा। तो जर्नल के लिए ज़रूरी है कि साइटेशंस ज़्यादा से ज़्यादा हों या एवरेज नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हों। अब हम बात करें एच इंडेक्स की, तो जो एच इंडेक्स होता है वो क्या है देख लेते हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में आता है, 2-3 तरह के इंडेक्स होते हैं, देख लेंगे हम इनको भी कि इंडेक्स क्या है। तो जो एच इंडेक्स होता है इज एन इंडेक्स दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर बोथ द प्रोडक्टिविटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिश्ड वर्क ऑफ ए साइंटिस्ट और ए स्कॉलर। तो जो एच इंडेक्स होता है वो प्रोडक्टिविटी को शो करता है, वो नापने की कोशिश करता है कि जो भी रिसर्च वर्क किया गया है किसी साइंटिस्ट के ज़रिए या किसी स्कॉलर के ज़रिए, तो उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है उसका मेज़रमेंट करता है। तो प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट जो भी उस रिसर्च का पेपर का या जो भी उस आर्टिकल का की प्रोडक्टिविटी रहती है या उसका इम्पैक्ट जो भी रहता है, उन दोनों ही चीज़ों को हमारा एच इंडेक्स मीज़र करता है। अगर कभी भी आप पूछ ले कि एच इंडेक्स क्या है तो आप बता दीजिएगा कि एच इंडेक्स किसी स्कॉलर या किसी साइंटिस्ट की के आर्टिकल को की जो प्रोडक्टिविटी रहती है उसके इम्पैक्ट और उसकी प्रोडक्टिविटी को बताता है या दर्शाता है या उसका मेजरमेंट करता है। आई होप एच इंडेक्स क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो एच इंडेक्स रहता है वो किसी साइंटिस्ट या किसी स्कॉलर के आर्टिकल की प्रोडक्टिविटी या इम्पैक्ट को मेज़र करता है या उसको शो करता है। अब अगर हम बात करें कि जी इंडेक्स क्या है, तो जी इंडेक्स जो होता है इट इज़ आल्सो लाइक एच इंडेक्स एंड इट हैज़ एन एवरेज साइटेशंस काउंट। तो जो एच इंडेक्स रहता है वो एवरेज साइटेशंस को काउंट करता है या बताता है, और जो हमारे एवरेज साइटेशंस होते हैं वो हम जानते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर को शो करते हैं। तो इम्पैक्ट फैक्टर को शो करने के लिए कौन से इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए हम जी इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जबकि जो एच इंडेक्स का यूज़ किसके लिए करते हैं, प्रोडक्टिविटी और इम्पैक्ट दोनों के नापने के लिए। जबकि एच इंडेक्स का यूज़ प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट दोनों को नापने के लिए, जबकि जी इंडेक्स का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एवरेज साइटेशंस को नापने के लिए। और जो एवरेज साइटेशंस होते हैं हमारे वो शो करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर को। अब एक और इंडेक्स रहता है द I10 इंडेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशन एन ऑथर हैज़ रिटन दैट हैव एट लीस्ट 10 साइटेशंस फ्रॉम अदर्स। सो जो दो जो रहता है I10 इंडेक्स दैट इंडिकेट्स जो बताता है द नंबर ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशन, यानी कि नंबर ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशंस को एन ऑथर हैज़ रिटन दैट हैव एट लीस्ट 10 साइटेशंस फ्रॉम अदर्स। तो जो कम से कम उसको 10 लोगों ने साइटेशन दिया हो किसी ऑथर का, तो उसको हम I10 इंडेक्स बोलते हैं। और जो I10 इंडेक्स था ये इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 2011 में गूगल के ज़रिए। तो कई बार पूछा ये भी जाता है कि जो I10 इंडेक्स है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था या उसने इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, किसने फॉर्म किया था। तो I10 इंडेक्स गूगल ने 2011 में जुलाई मंथ में इसको इंट्रोड्यूस किया था एज पार्ट ऑफ देयर वर्क ऑन गूगल स्कॉलर और सर्च इंजन डेडिकेटेड टू एकेडमिक एंड रिलेटेड पेपर्स। और जैसा कि यहाँ पे मैंने एक फार्मूला भी लिखा है कि अगर आपको इम्पैक्ट फैक्टर किसी का निकालना हो, किसी आर्टिकल किसी जर्नल का, तो आप नंबर ऑफ़ टाइम्स साइटेड जितने भी साइटेशंस हैं उनके नंबर लिख दीजिए और नंबर ऑफ़ पब्लिश्ड आइटम्स लिख दीजिए। तो जितने भी उसमें आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए हैं और जितने भी साइटेशंस यूज़ किए गए हैं उन टोटल साइटेशंस के नंबर को ऊपर और टोटल पब्लिश्ड आइटम को नीचे कर दीजिए। तो इससे आपका इम्पैक्ट फैक्टर निकल आएगा। अब सपोज़ कि 2000 या एक तरह से 2000 मान लीजिए कि साइटेशंस हैं किसी जर्नल में और उसमें पब्लिश हैं मान लीजिए 10, तो आप का जो इम्पैक्ट फैक्टर होगा वो 200 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इम्पैक्ट फैक्टर को निकाल सकते हैं और आप खुश हो जाइए कि अगर आपका 200 इम्पैक्ट फैक्टर है तो काफ़ी अच्छा है।
तो आज के लेक्चर में इतना ही था, और ये वार्म मुस्कुराहट है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड की जो यूनिट है वो लगभग कंप्लीट कर दी है। इसका सिर्फ एक लास्ट लेक्चर रह गया है जिसमें हम आईसीटी की बात करेंगे कि उसका कैसे एप्लीकेशन करते हैं, किस तरह से हम रिसर्च एथिक्स क्या होती है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। और जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हमारी हम बात करेंगे कि आईसीटी का एप्लीकेशन कैसे करते हैं रिसर्च में, रिसर्च एथिक्स क्या है। तो अंटिल देन, आप जो अगर हमारे लर्न इको मैजिक के चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक ना किया हो तो लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके हमारी वीडियोस की, और आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इंस्टा अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।